सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज गणित का टॉपिक संख्या पद्धति के बारे में अध्ययन करेंगे। जो पूर्व में कर चुके हैं उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। संख्या पद्धति और इसमें आज पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या क्या होती है? जो एक और स्वयं से विभाजित हो। एक और स्वयं से विभाजित हो अर्थात जिसमें भाग जाए वो स्वयं से ही या एक से। अब इसको समझना कैसे है? एग्जाम्पल लेके देखते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23। ये सभी संख्याएं आपके सामने अप टू सो ऑन आगे भी हो सकती हैं। मैंने यहाँ तक लिया है समझाने के लिए। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23। या तो इनमें एक का भाग जाएगा या ये स्वयं से कटेंगी, अन्यथा ये किसी से भी नहीं कटनी है। अब जैसे सपोज करिए आपने 11 लिया, 11 में किसी का भाग जाएगा ही नहीं, या तो एक का जाएगा या फिर इसी 11 का जाएगा। ऐसी 19 है, 17 है, 23 है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है ये समझ में आ गई। अब आगे समझना क्या है वो बताता हूँ। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। ये 2 जो है कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। और सबसे छोटी, परीक्षा में ये कई बार पूछा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। अब होता है सह अभाज्य। सह अभाज्य संख्याएं ये क्या है? सह अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं? जिसको इंग्लिश में हम को प्राइम भी कहते हैं। टू, 3। तो 2 और 3 ये कैसी संख्या हैं? सह अभाज्य। दूसरी लेते हैं 3, 4। ये संख्याएं एक दूसरे कैसी हैं? सह अभाज्य। एक एग्जाम्पल और लेते हैं 5, 9। तो ये भी क्या है? ये भी सह अभाज्य है। ना इसका भाग इसमें जा रहा है, ना इसका इसमें जा रहा है, ना इसका इसमें जा रहा है, ना ही इसका इसमें जा रहा है। सह अभाज्य, आपस में विभाजित होनी नहीं है। अब इसकी क्या खास बात है वो और देखो। जिनका मासापा 1 हो, वो संख्याएं जिनका मासापा क्या हो? 1, यानी मासा 1 हो तो वो क्या होंगे? सह अभाज्य। 4 और 3 का मासा तो एक ही होगा, घट ही नहीं रही। क्लियर? यहाँ तक आपने अभाज्य संख्या और सह अभाज्य समझे। आगे देखते हैं। आगे मैथ में संख्या पद्धति में परमेय संख्या, परमेय संख्याएं क्या होती हैं यह भी समझ लेते हैं। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में हो और Q डज नॉट 0, यानी Q 0 ना हो। P/Q के फॉर्म में लिखी हुई जो संख्या होगी वो कौन सी होगी? परमेय संख्या। एग्जाम्पल से समझो। 3/4, 5/6,
4, 1.77 आदि। ये कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। ये सब संख्याएं क्या हैं? परिमेय संख्याएं। दूसरा लेते हैं अपरिमेय। अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय क्या है? जो P/Q के रूप में न लिखी जाए और इसके साथ भी Q डज नॉट 0। जैसे अब आपने देखा √15, √2, पाई आदि। दोनों ही मैंने बताया आपको परिमेय संख्या क्या होती हैं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। ये अपरिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल, ये तो बहुत बार पूछा गया है। पाई कैसी संख्या है, परिमेय या अपरिमेय? तो आपके सामने है ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भी मैंने आपको बता दिया। अब आगे देखते हैं परिमेय संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं। अब ये क्या है काल्पनिक संख्याएं? इसको समझो, ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल, ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल लेने पर जो संख्याएं बनती हैं। एग्जाम्पल से आप समझ लेंगे कि काल्पनिक संख्याएं कौन सी हैं। इसमें एग्जाम्पल देखिए, √-2 ऋणात्मक संख्या है और रूट में है। दूसरा एग्जाम्पल -√5 तो ये आपके काल्पनिक संख्या है। अब यहाँ तक तो बात चल रही है आपकी संख्या पद्धति में संख्याओं की, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य। अरे जिसमें भाग चला जाए वो भाज्य, जिसमें भाग ना जाए वो अभाज्य होगी। अभी मैंने आपको बताया, प्राकृतिक संख्याएं बता ही चुका हूँ मैं। अब कुछ प्रश्न और देखते हैं जो आते हैं। वो कैसे? जातीय मान निकालना। जातीय मान निकालना। अब ये क्या है? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कैसे निकलेगी? एग्जाम्पल लो, 563 में 6 का जातीय मान ज्ञात करो। अरे सिंपल सी बात है, फेस वैल्यू वही होती है जो संख्या पूछी जाती है। तो आंसर क्या आया? 6। जो संख्या पूछ रहा है वही उसकी फेस वैल्यू है, जिसको हम जातीय मान भी कहते हैं। अब इसी के क्रम में हम सीखते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान निकालना। अब ये क्या होता है? स्थानीय मान 563 में 6 का स्थानीय मान ज्ञात करो। प्रश्न क्या आया? इस 6 का। तो ये वाला 6 यहाँ लिख लिया और इसके आगे कितनी संख्याएं हैं? 1, 0। तो उत्तर क्या हुआ आपका? 60। जितनी जो संख्या जिसका पूछा है स्थानीय मान, उसके आगे जितनी संख्या है उतने 0 बढ़ा दीजिए। 6 के आगे एक ही संख्या थी, तो आपने 6 के आगे एक 0 बनाया, 60 हो गया। तो 6 का स्थानीय मान क्या है? 60। ये आपका
आंसर हो गया। जातीय मान समझ में आया, फेस वैल्यू जो पूछे जाता है वही आंसर होता है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं स्थानीय मान का, तो और क्लियर हो जाएगा। देखो पहला क्वेश्चन है 5283 में 2 का स्थानीय मान ज्ञात करो। अब ये है आपके सामने सवाल। तो 2 ये तो लिख ही लिया आपने, क्या अंक है 2, तो 2 0 लिखने पड़ेंगे। एक ये है और एक ये है इसके सामने 2 0, तो आंसर क्या हो गया आपका 200। ये है 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान क्या है 200। समझ में आ गया। जो संख्या पूछते हैं उसके आगे जितनी संख्या होती है उतना ही 0 बना देते हैं और वो आपका आंसर हो जाता है। इस तरह स्थानीय मान समझ में आया, जातीय मान समझ में आया। अब मैं एक सवाल और बताता हूँ आगे। क्वेश्चन क्या है 5 लगातार सम संख्याओं का योग 330 हो तो सबसे बड़ी 5 लगातार संख्याओं का योग 330 हो तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। सवाल आपके सामने ये है, 5 लगातार सम संख्याओं का योग 330 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। कैसे निकालेंगे? 330 में सीधा 5 का भाग लगा दो। 5 छक 30, 5 छक 30 कितना आया 66, और इसमें 66 में 4 जोड़ दो तो कितना आया 70। ये तो हो गया आपका आंसर। अब आप ये 4 कहाँ से आया, तो एक फार्मूला बता देते हैं आपको। सबसे बड़ी सम या विषम संख्या बराबर ये जो कुल है अपॉन n प्लस n माइनस 1। इस फॉर्मूले के हेल्प से करेंगे। अब ये सम कितना है 330 था, इसमें 5 से डिवाइड करना था, n बराबर 5 क्योंकि 5 n की वैल्यू कितनी है 5 लगातार, तो ये n हो गया और 330 टोटल हो गया। प्लस अब 5 में से 1 घटाएंगे तो ये अभी आपके सामने 66 आया ही था भाग देके, प्लस 4 बराबर कितना हो गया 66 4 70 ये आंसर। तो मैंने ये आपको विधि बता दी और ये सवाल इस तरह से इन शॉर्ट आप निकाल सकते हैं। क्या 5 लगातार सम संख्याओं का योग दिया हो तो सबसे बड़ी संख्या निकालने का तरीका क्या हो गया ये। अब मान लो ये पूछा जाए सबसे छोटी, यहीं पर पूछा जाए सबसे छोटी, तो कैसे सीखेंगे? इसी फॉर्मूले को ऐसे करके देखो। सबसे छोटी सम या विषम संख्या बराबर, अभी बताया एस अपॉन एन। अब प्लस की जगह क्या कर देना, यहाँ पर माइनस कर देना। कौन सा? ये वाला माइनस। और बड़ी पूछे थे यहाँ प्लस कर दो। अब क्वेश्चन देखो, 6 लगातार विषम संख्याओं का योग 396 हो
तो सबसे छोटी और विषम संख्या ज्ञात करो। सवाल आपके सामने 6 लगातार क्रमागत कह दीजिए, 6 लगातार विषम संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है 396। तो सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। अभी मैंने क्या बताया, सबसे छोटी सम या विषम फॉर्मूला ये। अब करना क्या है, 396 में कितने का भाग लगाएंगे 6 का, -6 -1 फॉर्मूले में रख दिया, कुछ नया नहीं है। 6 छिंग 36, 6 छिंग 36, 66 आया माइनस। अब 6 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा 5। अब 66 में से 5 घटा दो कितने बचेंगे 61। ये आपका हो गया आंसर। 61 क्या हो गया आंसर। सबसे छोटी विषम संख्या 61 आई। कैसे आई ये आपके सामने दिया हुआ है, आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। आगे में 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं को गुणा किया जाए तो परिणाम के अंत में कितने जीरो होंगे। एक प्रश्न ये है। अब देखते हैं, जैसे मान लीजिए 1 × 2 × 3 × 4, यही तो तरीका होता है, इनके गुणा करे जाएं। 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का गुणा किया जाए अप टू 99 × 100। तो इनका गुणा करने के बाद परिणाम जब आएगा सबका गुणा करने के बाद, तो उसमें जीरो कितने होंगे, हमें यह सीखना है। कुछ नहीं, इसको ऐसे निकालिए। 100 में ये लास्ट 100 तक पूछा है, 100 में कितने का भाग लगाना है 5 का, 20। फिर ये 20 में 5 का भाग लगा दो तो कितना आया 4। कुल 0 बराबर 20 + 4 बराबर 24। कुल शून्य कितने होंगे 24। क्या है 5 का ही भाग लगाना है, और जो भागफल आए 5 से छोटे तक, 5 से छोटा भागफल है 4, जब तक आए तब तक निकालते रहिए और इनको जोड़ दीजिए, वो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 51 से 100 तक प्राकृतिक संख्याओं को गुणा किया जाए तो परिणाम के अंत में कितने ज़ीरो होंगे। इसको भी समझ लीजिए कैसे करना है। 51 गुणा 52 गुणा 53, फॉर्म तो यही होगी, ऐसे ही गुणा करेंगे, यही फॉर्म होगी। अब क्या करना है इसमें 100/5 तो 20, और 20 में फिर 5 का तो 4, और ये हो गए 24। कुल यहाँ पर आपके आए कितने 24। अब हमको क्या करना है, ये 1 से हमने 100 तक का निकाला। अब 1 से 50 तक कितना होगा, 50 में 5 का भाग लगाएंगे 10, और 10 में 5 का भाग लगाएंगे तो 2, और 0। कुल कितने हो गए 10 + 2 बराबर 12। अब आप इसको समझिए,
1 से और 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का अगर गुणा करा जाए तो कितने जीरो आएंगे? 24। इसका इस मेथड से, क्योंकि इसने पूछा तो 51 से 100 तक है, तो 1 से 50 तक का तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या करना है? 1 से 50 तक तो बड़ी डिजिट 50 होगी, 50 में भाग लगाएंगे तो भागफल ये आया 10 और 2 12 12। तो अब इसको माइनस कर देंगे, 24 माइनस 12 बराबर 12। तो आंसर आपका क्या आता है? 12। कैसे आता है फिर एक बार समझ लो। 1 से 100 तक निकाला तो 24 जीरो, 1 से 50 तक निकाला 12 जीरो। हमें पूछा ये 51 से लेके 100 तक, तो घटा देंगे किसमें से? 24 में से 12 घटा देंगे जो 50 तक का है। तो इस तरह से मैंने आपको ये सवाल बताए संख्या पद्धति के। अब संख्या पद्धति के आगे भी हम अभी और जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनका तरीका सीखेंगे, और आप लगातार जुड़े रहिए। धन्यवाद।